अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। हुकूमत ने हालिया बजट से अमीरों पर टैक्स लगाने, टैक्सेस जो लीकेजेस हैं उसको रोकने और सरकारी इदारों की निजकारी से IMF प्रोग्राम बहाली का इरादा तो बांध लिया है। इन इकदामात और उम्मीद के बावजूद भी माशी सूरत हाल, लेकिन बेहतरी या एतमाद की बहाली का जो हमें एक फुकदान नजर आ रहा है वो उस तरफ जाती नहीं दिख रही जिस तरह से होना चाहिए था। अगर इस वक्त मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर की बात हो तो 10 अरब डॉलर से भी नीचे जा गिरे हैं, जो सिर्फ 45 रोज़ की जो इम्पोर्ट है उनके बिल्स के लिए काफ़ी हैं। IMF से डील के तहत 900 मिलियन डॉलर की किस्त मिलने का इम्कान अभी फिलहाल नापैद है और उसकी वजह यह है कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के बकौल IMF अब भी बजट से खुश नहीं है और मजीद मुश्किल फैसले नागुज़ीर हैं। इस वक्त भी माशी हलकों में ये सरगोशियां हो रही हैं कि हुकूमत जल्द ही इमरान खान की दी हुई सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए तेल की कीमतों में मजीद इजाफा करेगी और तवक्को ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 27 और 55 रुपए का मजीद इजाफा होगा और सब्सिडी मुकम्मल तौर पर तभी जाके खत्म होगी, क्योंकि IMF मुआहिदा मुकम्मल करने के लिए हुकूमत को यह बड़ा कदम शायद 30 जून से पहले उठाना होगा। दूसरी जानिब मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल के बायस पाकिस्तानी रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। आज डॉलर तारीखी बुलंदी यानी 204 रुपए की हद भी पार कर गया। इसी तरह इन हालात का असर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी हमें देखने में मिल रहा है, वहां भी मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में आज 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी आई। माशी माहिरीन के मुताबिक 9 अप्रैल से अब तक स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों को 7 अरब डॉलर तक का नुकसान हो चुका है। जब हुकूमत को IMF मुआहदे की तकमील में एक चैलेंज दरपेश है, वहां आज एक और खबर ने हुकूमती वानों में उम्मीद पैदा की होगी जब चीन में पाकिस्तानी सफीर के तवस्सुत से मौसूल सिफारती राब्ताकारी में बताया गया कि चीन पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पहले से कम शरह सूद पर 2 अरब डॉलर्स का कर्जा जो है वो देगा, या शायद वो रोल ओवर करने वाली बात है। दूसरी जानिब कुछ और खबरें भी हैं, लेकिन ज्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे क्योंकि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है विफाकी वजीर मनसूबा बंदी इकबाल साहब ने, जो कि नून लीग के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल तो ये कि ये जो मिफ्ता साहब फरमा रहे हैं कि जी बजट तो बड़े बड़े मुश्किल हालात में आप लोगों ने बजट पेश कर दिया, लेकिन IMF इस बजट से खुश नहीं, मजीद इकदामात नागुज़ीर हैं, वो भी 30 जून से पहले। इसका मतलब ये कि शायद हम एक मिनी बजट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए आदिल, सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है कि हम जब हुकूमत में आए तो पाकिस्तान की तारीख में ये कभी नहीं हुआ था। ख़ास तौर पे जो मेरा शोबा है वजारत मनसूबा बंदी, जो मुल्क का तरक्याती बजट देखती है, कि कभी वजारत ख़जाना ने ये कहा हो कि एक पूरी छमाही के लिए हम पैसा रिलीज़ नहीं कर सकते। तो ये तारीख में पहली दफ़ा हमने देखा है कि अप्रैल, मई और जून के लिए 4th क्वार्टर के लिए ज़ीरो रिलीज़ हुई है, जिसका साफ मतलब ये है कि जब PTI की हुकूमत गई है तो वो खजाना बिल्कुल खाली छोड़ कर गई है। दूसरी जो अहम बात है कि आज इस हुकूमत को उस IMF मुआहदे का सामना है कि जिस पर गुज़श्ता हुकूमत के 2 वजीरों ने, हफीज़ शेख साहब ने और शौकत तरीन साहब ने दस्तखत किए हुए हैं। अब जब हम IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं तो वो वाज़े तौर पे ये कहते हैं कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है कि पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत है, हम सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पहचानते हैं जिसने हमारे साथ ये मुआहदा किया है। हमारी जो इस वक्त सूरत हाल हुकूमत छोड़ के गई है वो एक ऐसी हमें बंद गली में छोड़ के गई है कि जिसमें उन्होंने इतनी गुंजाइश नहीं दी कि हम कोई बार्गेनिंग पोजीशन के अंदर आके बात करें। अगरचे हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा, और ये IMF का भी फ़र्ज़ है कि वो ये देखे कि वो क्या एक हुकूमत जो एक साल में है, आखिरी साल में है, वो पिछले 4 साल की नाकामी, अगर पॉलिसी फेलियर था, अगर उसके अंदर स्लिपेजेस हुई हैं, तो क्या उसका बोझ हुकूमत आखिरी साल में उठाएगी। आप जो बात कह रहे हैं कि क्यों नहीं हुकूमत फौरी फैसले कर रही, वो इसीलिए कि हुकूमत की कोशिश यही है कि आखिरी हद तक बारगेन करे, आखिरी हद तक बातचीत करे कि अवाम के ऊपर कम से कम बोझ डल सके। लेकिन इसके साथ ही जो इस वक्त बैनुल अक़वामी हाल है, यूरोप में यूक्रेन और रशिया की जंग के नतीजे में इस वक्त तमाम जो कमोडिटी सेक्टर है उसे आग लग गई है और तेल की कीमतें 120 डॉलर से ऊपर जा चुकी हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 140 तक भी जा सकती है, अल्लाह ना करे अगर गई तो क्या होगा। तो लिहाजा IMF ये भी कह रहा है कि हम आपको कर्जा इसलिए नहीं देंगे कि आप कर्जा हमसे लेके सब्सिडी की सूरत में पेट्रोल पंपों पे उसको तकसीम कर दें। तो आपको जो है अपनी सब्सिडीज पे
काबू पाना होगा। आपने देखा अभी आज ही खबर है कि इंडिया के अंदर भी उनका रुपया जो है लुढ़क गया है, और इस वक्त जितनी वो डेवलपिंग गिरा, कंट्री ठीक। मुझे डेवलप ठीक। की वो मुश्किल का सामना। एहसन साहब ये बताइएगा कि जिस आप फरमा रहे हैं कि बंद गली में धकेल दिया गया है, तो एक तो ये कि इस बंद गली में तो आप लोग खुद आए, इमरान खान साहब तो फिर भी कह रहे थे कि इंतखाबात में चले जाए, नंबर वन। दूसरा ये, सॉरी सर, लेकिन आप लोग बार्गेनिंग पोजीशन में है ही नहीं आईएमएफ के, चूंकि जो सब्सिडीज दी गई हैं, जो बिलियंस ऑफ रुपीस का पाकिस्तानी एक्सचेकर को नुकसान पहुंच चुका है, उसके बाद तो देखिए आईएमएफ ये नहीं देख रही कि पीटीआई ने वायलेशन की है, वो ये देख रहे हैं कि 4 साल जो गवर्नमेंट रही उन्होंने मुआहदे की वायलेशन की है, तो वो आपको बहैसियत पीएमएलएन तो नहीं ट्रीट करेंगे। तो आप तो बिल्कुल बार्गेनिंग पोजीशन में है ही नहीं आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में। ने कहा, बिल्कुल मैं उसको तायीद करूंगा कि आईएमएफ के लिए तो पीटीआई और कोalition गवर्नमेंट की तखसीस नहीं है, वो तो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को पहचानते हैं जिसने गुज़श्ता सालों में उनके साथ मुआहदे पे दस्तखत किए हैं। देखिए, हमारे सामने बंद गली थी और एक मौत का कुआं था, तो इसलिए ये एक कोई आसान फैसला नहीं था। हमें मालूम था कि ये मुश्किलात हमारे सामने आएंगी, और आखिरकार हमने मुल्क को ठीक करने के लिए अगर अपना पॉलिटिकल कैपिटल कंज्यूम कर रहे हैं या उसको रिस्क पे लगाया है, तो ये हमारा फर्ज है बहैसियत पाकिस्तान की एक जिम्मेदार पार्टी होने के कि इस मुल्क को हम श्रीलंका जैसे हालात की तरफ ना धकेलें, इस मुल्क को हम किसी अफरा तफरी से बचाएं, इस मुल्क की जो बैंकरप्सी है वो ना होने दें, और इंशाल्लाह हम मुल्क को इन हालात से निकाल के ले जाएंगे। असल बात यह है कि आईएमएफ से हम बात कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि उनको कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने जो फरमाइश है उसको अनबंडल करें। कुछ चीज़ें हैं जो हम इन 10 माह 1 साल के अंदर कर सकते हैं, और कुछ ऐसी रिफॉर्म्स हैं कि जो अगली हुकूमत जो 5 साल का मैंडेट लेकर आएगी वो कर सकेगी। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि इतना बड़ा एक बोझ है जो कि सब्सिडीज का पिछली हुकूमत वसाइल पैदा किए बगैर छोड़ गई है, कि उसे आप नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। और जो दुनिया के अंदर तेल की कीमतें हैं उनके साथ हम आहंग रहना पड़ेगा, चूंकि हुकूमत के पास, जैसे मैंने कहा, 4th क्वार्टर में पैसा देने के लिए नहीं ये छोड़कर गए थे, तो सब्सिडी कहाँ से देंगे? अगर आप नोट छापेंगे तो उससे महंगाई होती है। तो ये एक आसान रास्ता नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो भी मुमकिनात हैं उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, ये एक ऐसा मरला है, मैं समझता हूँ कि जिस वक्त हमें सियासत नहीं करनी है, हमें पाकिस्तान की मईशत को बचाना है। इसके लिए यकीनन शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ सख्त फैसले हैं जो करने पड़ेंगे, जो भी हुकूमत होती है उसे करने पड़ते, लेकिन ये जो एहसन साहब आपने कहा शॉर्ट टर्म में सख्त फैसलों की अगर बात हो, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि देखिए अब बजट तो पेश हो गया, पोस्ट बजट सिनारियोस की बात करते हैं। मिफ्ता साहब के आज भी 5-6 घंटे उनसे मुज़ाकरात हुए। व्हाट्स द करंट स्टेटस नाउ? मार्केट को सर्टेनिटी, यकीनी की सूरत हाल देने के लिए मार्केट में ये सेंटिमेंट आना चाहिए कि आईएमएफ के साथ हमारे मुज़ाकरात अच्छे जानिब जा रहे हैं, किस जानिब जा रहे हैं, क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए ये सख्त फैसले तो आपको सब्सिडी, अभी भी काफी सब्सिडी आप लोग दे रहे हैं, वो भी आपको वापस लेनी पड़ेगी। तो क्या इस वक्त स्टेटस क्या है? आईएमएफ अगर मिफ्ता साहब के बकौल वो खुश नहीं है, तो वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? आईएमएफ के साथ हमारी इंगेजमेंट जारी है, और आईएमएफ भी हमारी सूरत हाल को समझ रहे हैं, और वो अगर चाहते तो जब पिछली हुकूमत ने डिफॉल्ट किया, और वो आपको पता है कि वो मुआहदा ख़त्म करके चले गए थे, जब पिछली हुकूमत ने नहायत जिम्मेदारी के साथ मजीद सब्सिडी दी, तो उसके बाद आईएमएफ का मुआहदा ख़त्म हो गया था अमलन, और इसके बाद एक बड़ी तबाहकुन सिनेरियो आगे था। लेकिन अगर आईएमएफ री इंगेज हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो भी ये बात समझ रहे हैं कि जो नई हुकूमत है ये संजीदा हुकूमत है, और ये मुल्क को करेक्ट करना चाहती है। तो इस वक्त जो हालात हैं उनके अंदर मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव इंगेजमेंट पे हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, और ये एक जिसे कहते हैं कि सख्त बारगेन होती है। अगरचे पाकिस्तान के पास जो बारगेन करने के लिए ज़्यादा गुंजाइश इसलिए नहीं, जैसे आपने कहा, कि एक बहुत बड़ा होल है जो पिछली हुकूमत छोड़ गई, और आप देखिए कि उनके साबिक वजीर दाखिला खुद इतराफ़ कर चुके हैं कि जी हमने इनको एक ऐसे जाल में फंसाया जो हमारे लिए जाल, और हम अगर रहते तो हम कभी इलेक्शन में लोगों को शक्ल ना दिखाने के काबिल रहते। तो ये तो खुद वो हुकूमत वाले मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान को एक तबाही के गड्ढे में फेंक गए थे, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको वहां से निकालेंगे और इसको पैरों पे खड़ा करेंगे।
ठीक है, मुझे एहसन साहब ये बताइएगा कि सीपेक के मुआहदों की खबर आई, किसी वो हुई कि जी मुआहदे जो चाइना के साथ तवानाई के मंसूबे हैं सीपेक के अंडर, वो आईएमएफ की एक शर्त ये है कि असर नो उस पर बातचीत की जाए। अब पिछले 3.5 सालों में चाइना के साथ, और आपको इन मामलात का काफी ज्यादा पता है, सीपैक स्लो डाउन हो गया था और कुछ ज्यादा हमारे उनके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे, और अभी भी आप उनके साथ काफी क्लोजली काम कर रहे हैं सीपैक पर। तो मुझे आपसे सिंपली ये पूछना है कि क्या ये खबर दुरुस्त है या नहीं है, और चाइना के साथ जो रिलेशंस में हमारा सीपैक की सुस्त रफ्तारी की वजह से जो मामलात थे वो किस जानिब जा रहे हैं इस वक्त? ये देखिए आदिल, पहले तो मैं ये कहूँगा कि चाइना के साथ जो हमारा रिलेशन है वो आईएमएफ के रास्ते से या उसके ज़रिए से नहीं है। चाइना से जो हमारे मुआहदे हैं ख़ास तौर पे तवानाई के, वो सॉवरन मुआहदे हैं, और ये तवानाई की वो पॉलिसी है जो सीपैक से पहले हमने दे रखी थी। और इस पॉलिसी के तहत ना कोई अमेरिका से, ना कोई यूरोप से, ना कोई मशरक़ वस्ता से, और ना ही कोई पाकिस्तान से सरमायाकार पाकिस्तान में सरमाया लगाने के लिए तैयार था। वो समझते थे कि इस कंट्री का रिस्क बहुत हाई है। तो चीन ने उसी पॉलिसी के तहत जब अरबों डॉलर के यहाँ मंसूबे लगाए, तो वो हमारे मोहसिन है कि उन्होंने वो रिस्क लिया और उसके बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी की, और उस पॉलिसी के तहत की जो कोई उनके लिए खसूसी नहीं बनाई गई थी, वो पूरी दुनिया के सरमायाकारों के लिए बनाई गई थी, और कोई और नहीं आया। वो आए तो इसके लिए तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो लिहाजा उन पर कोई इतराज किस तरह कर सकता है? उन्होंने तो पाकिस्तान की बहुत मुश्किल हालात में मदद की और हमें वो मंसूबे लगा कर दिए। अब बदकिस्मती ये है कि पिछली हुकूमत की मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारी मिसाल ऐसे होगी कि जैसे किसी के घर में ट्रैक्टर खड़ा हो और उसने अपनी डीजल खरीदने की जेब खाली कर ली हो। तो हमारे पास बिजली पैदा करने के मंसूबे लगे हुए हैं जो कामयाबी से 2018 में 19 में चल रहे थे, लेकिन पिछली हुकूमत उनका ईंधन खरीदने की सलाहियत जो है खत्म कर गई। आज 3,500-4 हजार मेगावाट इसलिए बिजली बंद पड़ी है कि उसके लिए खजाने में ईंधन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग इसलिए नहीं हो रही कि हमारे पास पावर जनरेशन की कैपेसिटी नहीं है। लोड शेडिंग इसलिए है कि खजाने में ईंधन खरीदने के लिए पैसा नहीं छोड़कर गए वो। ठीक, तो ऐसा साहब ये आप असर नो कुछ रीनेगोशिएट कर रहे हैं, और आईएमएफ की कोई शर्त है एनर्जी सेक्टर के मुआहदों? नहीं, ऐसी कोई शर्त कोई। और अब हमने सीपैक के मंसूबों के लिए फंडिंग की है। मैं आपको एक मिसाल फिर दूं कि सीपैक के साथ ये क्या तबाही करके गए हैं। देखिए, सीपैक की जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप या शोकेस था वो गवादर पोर्ट था, चूंकि उसे हम कहते थे ये गेटवे है सीपैक का, और गवादर पोर्ट को हमने पूरी दुनिया में प्रेजेंट किया कि ये डीप सी पोर्ट है। पिछले 4 सालों में जो हमारी वजारत है पोर्ट एंड शिपिंग की, मैरीटाइम अफेयर्स की, वो कहते हैं कि हम हुकूमत से ड्रेजिंग के लिए, ड्रेजिंग होती है कि जो किसी बंदरगाह में सिल्ट जमा होती है उसको साफ करना होता है मेंटेनेंस के लिए साथ के साथ। इन्होंने 4 साल तक वहां पैसे नहीं दिए, सिल्ट ने उसकी मेंटेनेंस जो है ड्रेजिंग है वो नहीं हो सकी। आज उसकी गहराई उस पूरी पोर्ट में मुख्तलिफ जगह से 11 मीटर रह गई है। नतीजा ये है कि वहां पे बड़ा शिप लंगर अंदाजी नहीं हो सकता। तो गवादर पोर्ट को या तो किसी बदनीयती के साथ या इंतहाई नालायकी के साथ इन्होंने शिप्स के लिए नाकाबिले इस्तेमाल कर दी है, उसकी जो सिल्टिंग और ड्रेजिंग ना करने की वजह से, सिल्ट जमा होने की वजह से। अब हमने इस बजट में गवादर पोर्ट की जो ड्रेजिंग है उसके लिए पैसे दिए हैं, और हम इस साल कोशिश करेंगे कि दोबारा अपनी असल हाल में वापस लेकर आए। ठीक, एहसन साहब एक सवाल, चूंकि आप ही से जुड़ा है, टाइम मेरे पास इतना नहीं रह गया, लेकिन काइंडली अगर ब्रीफली जवाब दे दें। केपी के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, आज उन्होंने आगे सेगमेंट उन्हीं के साथ है, आज उन्होंने ये कहा कि जी एहसन इकबाल साहब से मुलाकात के बावजूद जो केपी ज़िम्मेशुदा अजला का बजट है वो 130 अरब से 110 अरब पे ले आए, और ऐसा जो है वो मौलाना साहब के जो फर्जंद हैं वजीर मौलाना असद साहब और दावड़ साहब जो हैं एनडीएम के, उनके कहने पे हुआ। उनका दावा जो है क्या आप रद्द करते हैं या वाकई इसी तरह हुआ? मैं इसकी पुरजोर तरदीद करता हूं। देखिए, डेवलपमेंट बजट का मेरे से ताल्लुक है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग से। पिछले साल फाटा के जो इलाके, जो साबिक फाटा के अजला हैं, उनका रिवाइज्ड बजट था 38 बिलियन, और ओरिजिनल जो बजट था उसमें शायद इन्होंने 50 या 52 बिलियन रखे थे, जिसे घटा के 38 बिलियन कर दिया।
हमने फाटा के लिए 55 अरब, पहले 50 रखे थे, उसे बढ़ा के मजीद 55 कर दिया है। तो फाटा के लिए, अजला के लिए रिकॉर्ड डेवलपमेंट एलोकेशन की गई है जो 55 अरब रुपए की है, जो कि पीटीआई के किसी भी दौर से ज्यादा है। ठीक, चलें। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पुख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त पंजाब असम्बली का जो बजट सेशन होना है, आज वहाँ पे बजट प्रेजेंट होना था। अभी 5-6 घंटे की जो आपस की चपलिश है और लड़ाइयाँ हैं अपोजिशन की और गवर्नमेंट की, उसके बाद वो शुरू नहीं हो पाया, और अभी थोड़ी देर पहले वो शुरू हुआ लेकिन फिर मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि अता तारड़ को बाहर निकाला जाए। बहरहाल वो बजट तो पेश अभी तक नहीं हुआ। खैबर पुख्तूनख्वा का बजट जो है माली साल 2022-23 वो पेश हो चुका है। 1332 अरब मालियत हुजम का। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा के मुताबिक जो बंदोबस्ती अजला हैं उनके अखराजात का तखमीना 1109 अरब, जबकि जिम्मेशुदा जो कबायली एक्स कबायली इलाके हैं उनके अखराजात 223 अरब होंगे। बजट में तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 418 अरब रुपए रखा गया है। यहाँ अहम और दिलचस्प बात यह कि झगड़ा साहब ने यह दावा किया कि जी इस साल विफाक की तरफ से कबायली इजला के लिए फंड्स में कमी की गई है। 131 अरब से कम करके 110 अरब कर दिया गया है। तरक्याती बजट भी जारी नहीं किया गया। और उन्होंने ये दावा किया कि विफाकी काबीना के इजलास में JUI के वज़रा खुसूसन मौलाना असद साहब और फिर जो NDM के रहनुमा MNA मोहसिन दावड़, उन्होंने उनके कहने पर उन्होंने ये कहा कि कबायली इस्लाह को मजीद पैसे ना दिए जाएं। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ये बात कही कि मौलाना असद साहब और मोहसिन दावड़ साहब के कहने पर कबायली इस्लाह को मजीद पैसे नहीं जारी किए गए, और आपका ये दावा है कि 131 अरब से कम करके बजट जो है 101 अरब कर दिया गया है। क्या आपके दावा, जरा बताइए इसके बारे में, क्या इसकी तफसीलात है? मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे एक सोर्स ने बताया था जो वहाँ कैबिनेट मीटिंग में मौजूद थे। अच्छा, असल में ऐसे हो सकता है, शायद एक्चुअल फिगर्स ये हैं कि जो हमें पता है 131 से 110 तक कम किया गया है। बाकी फेडरल गवर्नमेंट में इतनी कंफ्यूजन है कि अभी तक उनकी PSDP फाइनल नहीं हुए, उनकी बजट फिगर्स फाइनल नहीं हुए। हुआ ऐसे आदिल के इन्होंने करंट बजट रखा 60 और डेवलपमेंट बजट रखा 50। मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा कि ये जाके फेडरल गवर्नमेंट से बात करें और कोशिश करें कि अच्छे माहौल में बात करें। तो APCC में एहसन इकबाल साहब से भी बात हुई। उसके बाद नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग अटेंड की। शहबाज शरीफ साहब को भी ये बताया, सारे जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को बताया, और फिर मिफ्ता इस्माइल से उसके ऑफिस में मीटिंग की, जहां पे उनको ये एक्सप्लेन किया कि जो करंट बजट है 60 अरब का, वो तो इस साल की तनख्वाहों को कवर नहीं करता, क्योंकि हमने कबायली अजला में एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपैंड कर दिया। तो हमारी एग्रीमेंट हुई कि मिनिमम ये 74 अरब का होगा। फिर मुझे हैरत हुई कि इस कमिटमेंट के बावजूद उन्होंने करंट बजट को उस लेवल पे रखा जिस पे तनख्वाहें नहीं दी जा सकती। और आप देख सकते हैं कि ये काम उन्होंने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ भी किया है। लेकिन ये मुझे बताया गया अफसोस के साथ कि इसकी मुखालिफत वहां पे मोहसिन दावड़ ने की, वहां पे मौलाना असद ने की, और अगर नहीं की तो फिर वो क्लैरिफाई कर दे कि उन्होंने कबायली अजला का बजट ज्यादा क्यों नहीं मांगा। दूसरी चीज मुझे हैरत ये हुई कि ये कोई लेन देन की बात नहीं है। फेडरल ब्यूरोक्रेसी का भी एक काम है कि ये फिगर्स, और चूंकि कबायली अजला का ट्रांसफर फेडरल गवर्नमेंट से आता है, जब तक NFC ना हो, कि ये एंगेज करके पता लगाए हम ज्यादा मांग रहे हैं तो वो भी बुक से पता चल सकता है, कम मांग रहे हैं तो वो भी बुक से पता चल सकता है। हमारे कम्युनिकेशन के जवाब में किसी ने फॉर्मल जवाब भी नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। ये झगड़ा NFC का जिक्र किया। 3 सालों में फेडरल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आप NFC क्यों नहीं करवा सके? और हम ये सुनते आए थे कि जी सिंध इनकार कर रहा है। डिवीजन पूल में जो 3% का तय पाया था कि जिम्मेशुदा अजला को सारे सूबे देंगे, अगर आप NFC करवा देते तो पता चल जाता कि सिंध ने इनकार किया या नहीं किया। आपने NFC नहीं करवाई 3-3.5 साल। बिल्कुल ठीक आप आदिल कह रहे। हमने अपनी गवर्नमेंट के साथ भी बड़े हार्ड स्टैंड्स लिए, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर NFC नहीं हुई, उन्होंने कम से कम हर साल बजट तो बढ़ाया।
उन्होंने कम से कम अपने हिसाब से जितनी कबायली अजला के लिए एडिशनल एलोकेशन दे सकते थे वो तो दी। एनएफसी में आदिल मसला सिर्फ सिंध का नहीं था, उस वक्त पंजाब का भी था। मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, कबायली अजला का बजट एक नेशनल कॉज है। मुझे तो ये नजर आ रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत लोगों को फेडरेशन के मतलब का सही पता ही नहीं है, अगर आप देखें। लेकिन जो सबसे हैरत की बात है, वो 3 सालों की बातें तो खत्म हो गई। ये रिकॉर्ड पे आना चाहिए कि उन 3 सालों में इमरान खान ने वफाकी हुकूमत की एलोकेशन कबायली अजला के लिए 40 अरब से 130 अरब की। लेकिन ये हैरत की बात है कि हमारे अपने सूबे के ही भाई जो अभी वफाकी हुकूमत में है, अपनी सियासत के लिए, जिसमें वो लोग जो कबायली अजला से बिलोंग भी करते हैं वो उसकी करते हैं। शायद उनके ख्याल में ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के पैसे थे, यार आपने अपने लिए जो करना है वो करें। लेकिन ये टीचर्स को तनख्वाहें जो है ये चेक आप खुद देंगे। ये एक क्राइसिस बनेगा। ये जिस तरीके से इन्होंने 7 अरब डॉलर जो है वो बजट में नहीं दिखाए, जिस तरीके से इन्होंने टैक्स ब्रेक्स दिए कि जो 10 लाख रुपए तनख्वाह कमाए उसको 3.5 लाख रुपए की टैक्स ब्रेक, और जो 20,000 रुपए कमाए उसको 2,000 रुपए का स्टाइपेंड, ये उसी इनकॉम्पिटेंस की एक कॉल। अच्छा, जब मुझे बताइएगा 2018 और 19 में एक्चुअल एलोकेशन कितनी हुई फाटा के एक्स फाटा के लिए, कबायली जिम्मेशुदा अजला के लिए, और आपने स्पेंड कितने किए? क्योंकि ये भी एक थ्योरी है कि आप लोगों से तो पैसे ही लैप्स हो रहे हैं, वहां पे लगा ही नहीं पा रहे आप। नहीं, ये कोई पैसे लैप्स नहीं हुए। ये जो बजट के लैप्स होने की बातें होती हैं, ये हमारी यहाँ के फाइनेंशियल डायनामिक्स की मिसअंडरस्टैंडिंग है। खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी पब्लिश करता है हर साल। मैं आपको पिछले साल की किताब दे सकता हूँ, उससे पिछले साल की किताब दे सकता हूँ। इस साल 100% डेवलपमेंट फंडिंग भी स्पेंड हुई, और जैसे मैंने कहा करंट बजट 60 अरब रुपए ट्रांसफर हुए, टीडीपी बजट 5.6 अरब रुपए ट्रांसफर हुए। आखिरी क्वार्टर में इस इंपोर्टेड हुकूमत ने करंट बजट के अलावा ये जून में कोई पैसा नहीं दिया, डेवलपमेंट बजट का 1 पैसा नहीं दिया था। जब शोर मचाया तो 17 अरब में 8.5 अरब दिए। टीडीपी बजट के जो बकाया जात है 11.4 अरब, 1 पैसा नहीं दिया। एनएचपी का 1 पैसा नहीं दिया। जैसे आपने देखा जीबी और कश्मीर में भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इनकी जीटी रोड की सियासत है। पैसे लैप्स नहीं होते। मैं कल मरियम औरंगजेब को भी सुन रहा था सलीम साफी के साथ जी कि इन्होंने बजट इस साल जो है वो सारे पैसे ट्रांसफर नहीं किए। हैरत है कि पैसे इन्होंने आखिरी क्वार्टर में ट्रांसफर नहीं किए। अच्छा, मुझे जगरा साहब ये बताइएगा, देखिए ये जो डेवलपमेंट बजट है जिम्मेशुदा अजला का, उसमें सिक्योरिटी की मद में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या वो तो शामिल नहीं है? क्या वो अलग है? सिक्योरिटी पे अगर आप बताएं कि कितने पैसे लगे और रिहेबिलिटेशन पे कितने पैसे लगे वहां पर? आदिल, सिक्योरिटी और रिहेबिलिटेशन के एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। अच्छा। एक वक्त में एक कंट्रोवर्सी चली थी कि कोई 40 अरब रुपए अकाउंट नहीं हो रहे। वो एक्चुअली एक कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग थी एक अकाउंटिंग की, जो है कि मैं खुद हैरत से देख रहा था कि यार 40 अरब रुपए कहाँ से जा सकते हैं। जो हम टिपिकली बजट लैप्स होने की बातें जो है वो करते हैं। और बाय द वे, अगर कबायली अजला में सिक्योरिटी पे पैसे लगेंगे तो बिल्कुल वो ठीक है। अगर कबायली अजला में जो दूसरे पैसे जो टेम्पररी डिस्प्लेस पर्सन्स पे लगे तो बिल्कुल वो ठीक है। और बजट के हेड्स जो हैं वो सिर्फ वहां पे नहीं, फेडरल बजट में भी, सूबाई बजट में भी चेंज होते हैं। ये सब कुछ जो है वो चेंज होता है। लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि कबायली अजला में तो 70 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना था ना। हमने गोस्ट स्कूल्स, हमने गोस्ट हॉस्पिटल्स खत्म किए, हमने गोस्ट एम्प्लॉइज को सिस्टम से निकाला, लेकिन जो प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज थे उनको रेगुलराइज किया और खासदार को रेगुलराइज। अच्छा जगरा साहब, टाइम मेरे पास रह गया। बड़ा एक अहम सवाल है कि केपी के जंगलात में आग लग रही है बड़ी तेजी से, और एक खबर यह भी है, जब साजिशी थ्योरी भी हो सकती है कि ये जो बिलियन ट्री सुनामी है, वहां जहां जहां उनके प्रोजेक्ट थे वहीं पे ये आग लग रही है। जी आदिल, मैं तो पिछले चंद दिन बजट में इंतहाई बिजी था, लेकिन आज कैबिनेट में चीफ मिनिस्टर साहब 2 कमेंट्स पास किए, मैं आपको वही बता सकता हूँ। जी जी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्ट किया कि एक तो ये कि जो आग लग रहे हैं क्लाइमेट चेंज का चैलेंज, उसमें कुछ जो है वो इंसिडेंटल भी है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों से ये रिपोर्ट्स आ रही है
कि वो डिलिबरेटली लग रहे हैं और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को ये इंस्ट्रक्ट किया कि वहां पे वो कल्प्रिट्स आइडेंटिफाई करके जो भी उनको पनिशमेंट देनी है वो दे। कंस्पिरेसी थियरीज जहां पे होती है वहां पे आइडेंटिफाई करनी चाहिए, जहां पे नहीं होती वहां पे वैसे उन पे टाइम जाया करने की। चले तैमूर सलीम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त पे चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद टीटीपी से होने वाले मुज़ाकरात पर बात करेंगे। कमर जमान कायरा साहब जो कि पीपल्स पार्टी की उस कमेटी का हिस्सा हैं जो कि टीटीपी के मामले पर बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करेगी। ब्रेक के बाद हमें कमर जमान कायरा साहब भी ज्वाइन करेंगे और दो एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी काबीना को कल दो बड़े अहम फैसले करने हैं, जिनमें ECL कवानीन में तरमीम और मलिक रियाज के मामले पर इमरान खान की हुकूमत और बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की जो एक खुफिया डील थी उसको भी जेर बहस लाया जाएगा कि उसे पब्लिक किया जाए या नहीं। इन तरामीम की मंजूरी काबीना कमेटी बराए कानून साजी ने आज दे भी दी है। कल की मीटिंग की एक अहम बात यह भी है कि इस मुतालिक अटॉर्नी जनरल इश्तर उसाफ का एक खत सामने आया है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स की रोशनी में तैयार किया गया है, जिसमें ECL कवानीन का जायजा लेने का कहा गया और 20 अप्रैल के काबीना इजलास की तरामीम पर ना सिर्फ एतराज किया गया है बल्कि एक वाज़े और दो टोक कानून वज़े करने का भी कहा गया। इस खत में यह भी कहा गया कि इन तरामीम में काबीना के वो अरकान शामिल ना हों जिनके नाम ECL में मौजूद थे और 20 अप्रैल के काबीना के इजलास के फैसले से ये नाम भी फ़ायदा हासिल करने वालों में शामिल हो गए। आपको याद दिलाते चले कि हालिया काबीना तरामीम के बाद तकरीबन 3000 अफराद के नाम ECL से खारिज हुए, जिनमें काबीना के भी दर्जन अरकान मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुमोटो केस में हुकूमत के ECL के इकदाम पर संजीदा सवालात उठाए थे। 3 जून के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इयादा किया था कि अटॉर्नी जनरल ने यह एतराफ़ किया कि वजारती जो अखलाकियात हैं, मॉरल्स हैं, वो अगर किसी मामले में मफादात का टकराव हो तो वो खुद को ऐसे मामले से वज़रा अलहदा कर लें। अदालत के मुताबिक ये वाज़े नहीं कि फिर भी ऐसे मेंबरान समरी की तरामीम की मंजूरी कैसे दे सकते हैं। इसके साथ साथ कल एक और अहम केस भी काबीना में ज़ेर बहस आने का इम्कान है, जिसमें यह फैसला होगा कि आया PTI हुकूमत और मलिक रियाज के दरमियान जो खुफिया मुआहिदा हुआ था उसको डीसील किया जाए या नहीं। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपको ये याद दिलाते चले कि काबीना इजलास में एक ज़ेली कमेटी बनाएगी मलिक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी वाले मामले पर, जिसकी सदारत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की इस कमेटी की गुज़श्ता जुमेरात को, जिसमें यह कहा गया कि काबीना ही फैसला करेगी कि आया इस खुफिया मुआहिदे को खोला जाए या नहीं। दोनों मामलात पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक हमारे साथ मौजूद है। रियाज, ये बताइएगा कि ये जो ECL की तरामीम है जो कल काबीना में पेश होनी है, क्या है ये? आदिल, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं। जो अटॉर्नी जनरल ने जो लेटर लिखा था उसके बाद बाकायदा तौर पे ऑर्डर में भी ये लिखा था सुप्रीम कोर्ट ने कि सर्कुलेशन के थ्रू एक तो ये समरी अप्रूव की गई जो तरामीम की गई 20 तारीख की, और 20 तारीख को ये तरामीम की गई, तो 30 में से सिर्फ 15 अफराद ने उसको ओके किया और उसके बाद ये तरामीम समझी गई। तो बाकी 15 अफराद ने किसी किस्म के कोई दस्तखत नहीं किए। सर्कुलेशन समरी सबको भेजी जाती है, येस और नो में जवाब आता है। तो इन तरामीम के लिए 15 अफराद का जवाब आया, बाकी 15 का जवाब नहीं आया और तरामीम कंसिडर कर ली गई, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जब सो मोटो लिया तो उन्होंने इस चीज़ को बाकायदा तौर पर उठाया कि आप इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, बाकायदा इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, मुतालिका एजेंसी से इस पर बात हो। तो जो तरामीम है उसमें इन्होंने पहले ये किया था कि 120 दिन अगर किसी का भी ECL पे नाम होगा तो ऑटोमेटिकली 120 दिनों के बाद वो नाम हट जाएगा। लेकिन अब ये फैसला किया गया है तरामीम के बाद के 120 दिन के बाद नाम नहीं हटेगा, बल्कि 30 या 40 दिन पहले मुतालिका एजेंसी जिसने रेफ़र किया है, चाहे वो नैब है या कोई भी इदारा है, FIA वगैरह, उनसे कंसल्ट किया जाए, या हुकूमत करेगी या वो कंसल्ट करेंगे और बाकायदा तौर पे देखा जाएगा कि क्या ये मेरिट है, क्या इसको दोबारा ECL पे रखा जाए या ना रखा जाए, ताकि एकदम 120 की बाद ख़त्म ना हो जाए। और उसके बाद फिर देखा जाएगा 30 दिन या 90 दिन की एक्सटेंशन दी जाए और उसके बाद मजीद जो है वो डिस्कशन होंगी इस मामले पे। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर क्यों एतराज है कि जिन वज़रा के नाम ECL में शामिल थे और उन्होंने फैसला करके वो ख़त्म करवाए, वो वज़रा इस समरी के लिए ना बैठे? उसकी आदिल वजह ये थी कि बड़ा क्लियरली जैसा आपने जिक्र किया इंट्रो में भी कि मिनिस्ट्रियल कोड ऑफ एथिक्स का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बाकायदा तौर पर अटॉर्नी जनरल के लेटर में भी ये बात मौजूद है कि एक तरफ जब आपके उन तमाम वज़रा, कई ऐसे वज़रा हैं जिनका नाम ECL पे मौजूद थे, उसके बाद वही वज़रा उस तरमीम की मंजूरी भी देते हैं, तो ये बड़ा क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में उन तमाम लोगों को ये कहा गया है कि कल अगर काबीना का इजलास होता है और कल इत्तेफाक से 14 तारीख है तो सुप्रीम कोर्ट का केस भी लगा होगा, तो ये बाकायदा तौर पर ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये पेश की जाएंगी कि आज काबीना में रख दी गई हैं। तो उसमें यह कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करते हुए वो तमाम
तमाम अफराद या तो छोड़ जाएं या उस वक्त जब डिस्कशन हो रही हो तो उसमें किसी तौर पे हिस्सा ना लें। ये सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर करने का अच्छा, कहा है। मलिक रियाज साहब का जो मामला है वो खबर हमने ब्रेक की, उस पर 3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। जो बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी है उनके और मलिक साहब के दरमियान एक सेटलमेंट होती है। 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को अदा कर दिए जाते हैं, लेकिन वो रकम एलिजिडली वो चली गई सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जो कि मलिक रियाज के वाजिबुल अदा रकम अदा होनी थी। इन अदर वर्ड्स, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब कि वो पैसे मलिक रियाज को मिल गए। और फिर वो हुकूमत वक्त उस वक्त पीटीआई की जो थी, हमें उन्होंने ये कहा कि ये जो सेटलमेंट वाला मामला है इसको हम खुफिया मुआहदा है और मुल्की इंटरेस्ट में है कि इसको ना पब्लिक करें। फिर अब शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई ख्वाजा आसिफ साहब की सरबराही में, वो इस मामले को देख रही है। कल उस पर बड़ा अहम फैसला सुना होना है। जी बिल्कुल, कल उस पर बड़ा अहम फैसला होना है। और ये एक ऐसी मिस्ट्री है कि एनसीए हुकूमत पाकिस्तान और मलिक रियाज के दरमियान मुआहदा हुआ है, क्या ये मलिक रियाज और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान हुआ है, इससे क्या इमरान खान ने ज़ाती तौर पे कोई फ़ायदा लिया, क्या कहीं पे टैक्स इवेजन की तफसीलात हैं, किससे किसको कितना फ़ायदा हुआ और क्या ये पैसे सुप्रीम कोर्ट वाले अकाउंट में हुए, ये वो उस बंद लिफाफे में तफसीलात हैं जो कल बाकायदा तौर पर काबीना हाँ या ना में फैसला कर देगी। तो इमरान खान के खिलाफ बहुत तगड़ा शायद केस सामने आ जाए या फिर शायद उसमें से कुछ भी ना निकले, ये कल ही हमारे सामने आ जाए। मतलब अगर वो बंद लिफाफा खुल जाता है तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। वक्त हुई चाहता है नाज़रीन ब्रेक का, जिसके बाद कमर जमान में ज्वाइन करेंगे, बात करेंगे टीटीपी के साथ मुज़ाकरात पर हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता माह तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी और फिर 2 जून को 50 से ज़्यादा माहिदीन के एक वफ़द की काबुल रवानगी और 2 रोज़ तक टीटीपी से मुज़ाकरात की खबरें सामने आई। इस अहम तरीन वफ़द में वफाकी वज़ीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा साजिद तूरी, अखुनज़ादा चटान और पुख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ भी शामिल थे। काबुल में इन मुज़ाकरात का अगला दौर 1 महीने के अंदर अंदर होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। हुकूमत ने 3 जून तक को ना सिर्फ इन मुज़ाकरात का खैर मकदम किया बल्कि हुकूमती हिमायत का इंदिया भी दिया मरियम औरंगजेब साहबा ने, लेकिन इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल मखलूत हुकूमत के लिए एक नया महाज खड़ा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने अपने ही जमात के वजीर साजिद तूरी को शोकॉज नोटिस जारी किया और इन मुज़ाकरात में बगैर पार्टी की इजाज़त के शिरकत करने पर वजाहत तलब की और मुज़ाकरात की पुरअसरारियत और पेशरफ्त से आगाह ना करने पर नाराज़गी का इजहार भी किया गया। गुज़श्ता हफ्ते पीपल्स पार्टी का आला सतह का इजलास हुआ जिसमें इस मामले को पार्लिमान में लाने और तमाम सियासी जमातों को इसमें शरीक करवाने के लिए शहरी रहमान, फरतुल्ला बाबर और कमर जमान कायरा पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बनाई गई। आज इस कमेटी का इजलास भी मुनक्किद हुआ। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे इस कमेटी के रुकन और वज़ीर आज़म की मुशीर कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, आपकी पीपल्स पार्टी की मुशावरती मीटिंग हुई, उसके बाद 3 रुकनी कमेटी बन जाती है, आप उस कमेटी का हिस्सा भी हैं। इस कमेटी का मैंडेट क्या होगा, ये बताइएगा। क्या आपको पीपल्स पार्टी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि टीटीपी वाले से मुज़ाकरात के मामले पर आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, या आप समझते हैं ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? जंगों में भी होते हैं और मुज़ाकरात की मुखालफत नहीं होती। ठीक, मुज़ाकरात का स्फीयर क्या होना चाहिए, मुज़ाकरात के शराइत पे होने चाहिए, तरीकाकार क्या होना चाहिए, इस पे इख्तलाफ हो सकता है ना, नुक्ता नजर का। जी, इससे पहले भी मुज़ाकरात होते रहे, हमारे दौर में भी हुए, यकीनन हुए, मुआहदे भी हुए। और ये भी है कि जब जब ऑपरेशन हुए, वो मालाकंड ऑपरेशन था, सवात मालाकंड का, वो वजीरस्तान का ऑपरेशन था, बहुत सारे इश्यूज और भी आए। कई दफा डायलॉग के अमल के ऊपर भी बातें हुई, ये कमेटियों में भी, नेशनल सिक्योरिटी में भी हुई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, पार्लियामान के अंदर इस पे ब्रीफिंग्स भी हुई। तो उसके ऊपर जो हमारा लर्न लेसन है और हमारा जो हमेशा से स्टैंड रहा है कि पार्लियामान की सुप्रीमेसी को मानते हुए पार्लियामेंट से रहनुमाई लेनी चाहिए, यहाँ से डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, यहाँ से गाइडेंस लेके आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए पीपल्स पार्टी ने एक मीटिंग की थी। यकीनन जो मुज़ाकराती अमल है उसके तो खिलाफ नहीं है, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, किस तरह होने चाहिए, ये एक सेंसिटिव मामला है, अभी इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन जो हमारी कमेटी बनी है वो भी सिर्फ इसलिए है कि हम बाकी जमातों से भी, ये हमारी जमात की राय है, हम बाकी जमातों से भी, इत्तेहाद की जो बाकी जमातें हैं उनसे भी इस पे मुशावरत करेंगे और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसका या सियासी जमातें बैठ के इसका कोई लाएअमल बनाएंगी कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। सो बिल्कुल कतन कोई इख्तलाफी इशू नहीं है, बल्कि इसका तरीकाकार या उसका स्फीयर क्या होना चाहिए, इसकी गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, वो
लीडरशिप के साथ तय होना चाहिए, ये एक इसका मैंडेट। चंद दिन पहले मरियम औरंगजेब साहिबा ने इन मुज़ाकरात का खैरमकदम किया, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि ये मामलात जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या पार्लिमान में आने चाहिए, लेकिन ये मामला चूंकि इतना हसास है, ये भी हो सकता है कि पार्लिमान में अगर ये आ जाए तो हो सकता है कुछ जमातें उस पर अपनी सियासत करें और वो मुज़ाकरात सबूताज ही नहीं हो जाए। कुछ वजूहात भी इसकी हो सकती हैं, ये बात आपके ज़हन? जी, जो मरियम औरंगजेब साहबा ने बात की है, बिल्कुल उनका अपना एक नुक्ता नजर है, मुस्लिम लीग का अपना एक व्यू है। इसको नल एंड वाइट तो हम भी नहीं कह रहे। हमारा व्यू तो सिंपल ये है कि इसके ऊपर पार्लिमान से या पार्लिमानी क़यादत से या पॉलिटिकल पार्टी से मशावरत या उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए। माजी हमारा इस बात का गवाह है, पार्लिमान के अंदर फुल हाउस कमेटी के सामने भी डायलॉग हुए, वहां पे भी ब्रीफिंग्स हुई, वहां फैसले हुए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस हुई, उनमें भी फैसले हुए। ये जो ऑपरेशंस के फैसले थे, बाकी चीजें बड़ी खुल के डिबेट्स हुई और उस पर मुख्तलिफ आरा थी। कई जमातें उस वक्त भी उन चीजों से सारी मुत्तफिक नहीं थी, तरीकाकार पे इख्तलाफ था, लेकिन जो अल्टीमेटली फैसले हुए उसके साथ सारी कौम मुत्तहिद हुई। सो ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि पार्लिमान में या किसी कमेटी में या नेशनल सिक्योरिटी में अगर कोई इख्तलाफ राय उस बेसिक असूल से तो नहीं होगा, और अगर किसी का है भी तो उसका अपना नुक्ता नजर है, वो रखे, जरूर रखे, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि उसका तरीकाकार क्या हो, ये बाकी उसके ऊपर मशावरत होनी चाहिए, और अगर किसी का इख्तलाफ राय है तो उसको कन्विंस कर लेंगे। वो नहीं भी होगा तो कसरत से फैसले करने होते हैं ना, कसरत से फैसले होंगे, फिर सारी कौम उसके साथ हो। कायरा साहब, वो खुद पीपल्स पार्टी नेशनल पार्टी हो, आपने बड़ी फ्रंट लाइन में रहते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग का सामना किया, तो टीटीपी की दहशतगर्दी से जो मुतासिरीन रहे हैं, खुसूसन एपीएस के वालिदैन, आप नहीं समझते कि उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए इस मामले में? देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया, हमने फ्रंट फुट पे ये लड़ाई लड़ी है, सबसे बड़े नुकसान भी हमारे हुए हैं, इसीलिए हम इसके बारे में सेंसिटिव भी ज्यादा हैं, लेकिन बाकी सारे दोस्त भी उतने ही सेंसिटिव हैं। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि बाकी सेंसिटिव नहीं है, सारी कौम इसके साथ का दिल इस पे इतना ही भरा हुआ है और इतना ही तकलीफ में है। यकीनन जो वरसा है शहादा के, उनके साथ मशावरत होनी चाहिए। ये आपने फरमाया ना, हजारों की तादाद में पूरे मुल्क के अंदर, सिर्फ एक सूबे में नहीं है। यकीनन खैबर पख्तूनख्वा बहुत ज्यादा इफेक्ट है, बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान में भी बहुत है, कराची सिंध में भी बहुत है, पंजाब में बेशुमार हादसे हुए, बेशुमार धमाके हुए। तो इन सारे जो वरसा हैं, उनकी नुमाइंदगी जो लोग करते हैं वो पार्लिमान में बैठे हैं, वो नुमाइंदे हैं जो असेंबलियों में बैठे हैं, वही नुमाइंदगी करेंगे ना। उनके नुमाइंदे अलग से तो नहीं चुने जाएंगे, उनके साथ एतमाद में लेने का, हाँ उनके कई ग्रुप, जिस तरह एपीएस के सामने है कि कुछ लोग हैं जो उस ग्रुप को नुमाइंदा है, उनके साथ मुज़ाकरात हुए, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। तो ऑन बोर्ड लेने का सबसे बड़ा तरीकाकार यही है कि आप पार्लिमान या उसके में जहां अवाम के नुमाइंदे बैठते हैं, अब वो डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली उनको एतमाद मिले, ये इसका मैकेनिज्म इवॉल्व करने के लिए हमने मशावरत की है, इसमें रुकावट नहीं। कायरा साहब, खुद पीपल्स पार्टी काफी मुतासिर हुई है दहशतगर्दी के वाकयात से। बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत एक बड़ी एग्जाम्पल है, साना कारसाज हो। तो क्या उसूली तौर पर स्पीकिंग, मतलब प्रिंसिपली, क्या पीपल्स पार्टी में ये इत्तेफाक राय मौजूद है कि टीटीपी से मुज़ाकरात होने चाहिए, और अगर ये फैसला हो जाए कि जो लोग बड़े जराइम में भी मुलव्विस हैं उन्हें भी आम माफी दे दी जाए अगर वो पाकिस्तान का आइन मानने के लिए तैयार हो जाते हैं? देखिए, मैं अभी सिर्फ इतना कहने पे इत्तेफाक करूंगा कि हमें डायलॉग के प्रोसेस से इख्तलाफ नहीं है, ठीक, बाकी चीजें जो हैं इसी के लिए मुशावरत करनी है। अभी इस पे मुझे बात करने का मैंडेट नहीं है, इससे अच्छा, जो साजिद तूरी साहब वफाकी वजीर हैं, जरगे का हिस्सा थे, उनको शोकॉज नोटिस भी दिया गया, वजह उसकी क्या है? क्या आप ये नहीं चाहते थे कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, या आप ये समझते हैं कि साजिद तूरी को पार्टी को बता के जाना चाहिए था? ठीक है ना, मुझे उसकी तफसील का तो नहीं पता, उनको शायद 3 दिन का टाइम दिया गया है, आज या कल वो पूरा होगा, वो उनका जवाब आ जाएगा। लेकिन एक लॉजिकल बात है कि अगर पार्टी ने उनको शोकाज दिया है तो यकीनन पार्टी की मर्जी से नहीं गए होंगे। अगर पार्टी से पूछ के और पार्टी के हदायत पे गए होते तो फिर शोकाज तो ना होता। तो लॉजिकली ये बात समझ आती है, लेकिन उसकी तफसील क्योंकि मैं
एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के साथ पार्टी के साथ लिंक नहीं हूं, लेकिन उनको जो नोटिस दिया गया है वो 3 दिन का टाइम है उनको, शायद आज पूरा होगा वो टाइम, तो उसका जवाब आ जाएगा। ये पार्टी का एक इंटरनल मैकेनिज्म है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं। ठीक। अच्छा कायर साहब ये बताएगा कि देखिए अगर पार्लियामान ये फैसला कर लेती है, टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो जाते हैं, तो बिलावल साहब वजीर खारजा हैं, पीपल्स पार्टी की एक तारीख रही है दहशतगर्दी के खिलाफ जो आपकी कुर्बानियां हैं, तो क्या बिलावल भुट्टो के लिए बतौर वजीर खारजा ये मुश्किल नहीं होगा कि टीटीपी के साथ बैठ के वो सामने मुज़ाकरात करें? गुजारिश ये है, बीबी शहीद ने क्या कहा था, बिलावल साहब ने क्या कहा था, आसिफ जरदारी साहब ने क्या कहा था, हमने हमेशा अपने गम, अपने दुख, अपनी तकलीफें अपने दिलों में समोई हैं और उसके ऊपर हमेशा कौम की जो जरूरतें हैं, कौम का जो असूली मौक़िफ़ है उसका साथ दिया है, हमने उससे हटके बातें नहीं की है। पीपल्स पार्टी की ये तारीख है। आज भी जब अगर पार्लियामान के अंदर बैठ के सारी कौमी क़यादत इसका एक रास्ता इख्तियार करती है, तो आप बजबर से ही, आपको पसंद हो ना हो, फिर अपने कौमी जिम्मेदारी अदा करनी है। तो ये सवाल मेरे ख्याल पैदा नहीं होगा। जब कौमी इत्तेफाक राय होगा तो बिल्कुल मेरे चेयरमैन को पहले भी उन्होंने कई काम ऐसे होंगे जो शायद उनकी अपनी ख्वाहिश ना हो, लेकिन कौमी जरूरत है तो वो पूरे वो कर रहे हो। आइंदा भी अगर ये जिम्मेदारी हो, और ये जिम्मेदारी कोई और भी अदा कर सकता है जिसको पार्लियामान ये जिम्मेदारी दे दे, लेकिन ये बेसिकली असूल जो है ये तय करना है और इससे बेहतरी पैदा करने का सामान है, इसके रास्ते की रुकावट बनने के इश्यू नहीं है। कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजीव कायरा साहब को आपने सुना, क्रक्स इसका ये था कि अगर पार्लियामान वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को ये जिम्मेदारी देती है कि टीटीपी से मामलात आप जाके फाइनलाइज करें, तो वो उसके लिए तैयार हैं। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।